आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के ये सभी स्टेट इन पर डेवलपमेंट के लिए विशेष फोकस रखते हैं और मेरे जैसे भारत सरकार के सभी मंत्रियों को लगातार प्रवास करने का कार्यक्रम का आदेश दिया है। सब लोग करते हैं। इससे पहले मेरे पास नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का मंत्रालय था, डोनर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास जिसे कहते हैं। तब मैं सारे मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजता था, उनके कार्यक्रम लगाता था। आज उस मंत्रालय के द्वारा मेरे कार्यक्रम लगते हैं, मेरे जैसे सबके कार्यक्रम लगते हैं और आज मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि आपके जीरो वैली, जैसे हम लोअर सुबनसिरी कहते हैं, और जिस तरह से यहाँ का बहुत ही सुहावना दृश्य, और मैं कहूँगा कि यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन मैं मंत्रालय के काम से आया हूँ। कल तक मेरे कार्यक्रम चलने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन स्टेट को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। इससे पहले सेवन सिस्टर के नाम से जानते थे। ये नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट, चाहे वो आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो या सिक्किम हो, सभी में लगातार हमारे मंत्री लोग आते हैं और इसमें उसी क्रम में मेरा आना हुआ है। अपने डीसी महोदया के साथ मिलकर के सारे ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के सारे एचओडी और सबने अपने अपने मंत्रालय का एक तरह से प्रेजेंटेशन कि हमारे इस जिले में क्या क्या प्रगति की है। भारत सरकार से होने वाले डेवलपमेंट के काम या सभी मंत्रालय के काम, उस पर हमारी चर्चा हुई है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जहाँ पर 100% किया है। जैसे हमारे सरोवर जो होते हैं उनके लिए तो 100% से ज़्यादा काम किया है। तो ऐसे सभी अधिकारियों को मैंने बधाई भी दी है। कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हम रह गए हैं, उनके लिए पूरा करने के लिए मैंने निर्देशित भी किया है। मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरा कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी मैंने समीक्षा की है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जहाँ 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम अभियान चल रहा है, वो मेरे मंत्रालय का है। हम लोग उसे लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और आज जो डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं जो बॉर्डर के हैं, वहाँ भी हमारा निर्बाध रूप से राशन पहुँचता है। वहाँ चाहे वेइंग मशीन की बात हो, पोस्ट मशीन की बात हो, आधार लिंक की बात हो, लगातार पूरी तरह से काम हो रहा है। तब मैं कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से 10% पैसा सभी मंत्रालय से यहाँ पर आता है, वो भी हम खर्च करते हैं। पीएम डिवाइन का अलग से बजट होता है, उसका भी हम इन स्टेट के विकास के लिए खर्च करते हैं। हमारा एनईसी का अलग से बजट होता है, उसका भी हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उसका भी हम खर्च करते हैं। तो तरह तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी प्रकार से बजट कम ना पड़े, इसकी चिंता आदरणीय मोदी जी करते हैं। तब मैं कहूँगा 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में किस तरह का विकास होता था, क्या क्या परेशानी होती थी, सब जानते हैं। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट 2014 से पहले का नहीं है। आज का नॉर्थ ईस्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से विकास की मुख्य धारा में जुड़ा है और नॉर्थ ईस्ट के लोग लगातार पूरा सपोर्ट करते हैं, तभी जाकर के हम इतना तेज़ी के साथ में नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट का विकास कर पाए हैं। जहाँ तक मैं आपके इस जनपद की बात करूँ तो जो मैंने देखा है, यहाँ बहुत ही ऑर्गेनिक को बढ़ावा मिलता है। हम राइस से लेकर के कीवी हो या कुछ भी, हम ऑर्गेनिक खाने का काम करते हैं। ऑर्गेनिक से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बीमारियों का प्रकोप हमें घेरता नहीं है। हमारे सभी स्टेट में ऑर्गेनिक लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम तो हमने 100% ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ गए हैं। तब आज सभी अधिकारियों के साथ मंत्रालय वाइज बात हुई है और मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार इस अरुणाचल प्रदेश और ख़ास तौर से इस ज़िले के विकास में एक नए काम करके
इसको और हम विकसित बनाने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे अधिकारी बहुत ही पॉजिटिव सोच के हैं और सभी लोग हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उनकी स्कीमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लगभग 81 करोड़ लोग पीडीएस पर डिपेंड करता है। कई रूरल एरिया में राशन डीलर लोग बेनिफिशियरी से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने का कंप्लेन मिलता है, जबकि राशन फ्री या सब्सिडाइज्ड है। और कई एपीएल स्टेटस वाले लोग बीपीएल कार्ड बना के उसका बेनिफिट्स लेते हैं। तो ऐसे में ऐसे करप्शन रोकने के लिए आपके मिनिस्ट्री क्या मैकेनिज्म? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से करप्शन को रोकने के लिए जो काम किया गया है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मोदी के आने से पहले जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं, बैंक में अकाउंट भी नहीं खुल पाते थे गरीब लोगों के, किसानों के, आम आदमी के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जीरो बैलेंस अकाउंट 56 करोड़ लोगों के खुले हैं। उनके माध्यम से उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा है, ये जाता है तो एक बटन मोदी जी दबाते हैं, कहीं से भी 9.5 करोड़ किसानों के खाते में पूरा पैसा पहुंच जाता है, कोई पैसा कटौती नहीं होता है। आपने कहा कि हमारी दुकानों पर, मुझे निरीक्षण करने दुकानों का जाना था, लेकिन चूंकि लेट हो गया था, वहाँ से आते आते बरसात का मौसम था। कल मैं ऐसी पीडीएस की दुकानों का निरीक्षण भी करूँगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये पीडीएस की दुकानों पर ज़्यादा हेरफेर होता था, लेकिन अब इनका करप्शन रोकने के लिए माननीय मोदी जी ने पॉस मशीन रखी है कि जो अंगूठा लगेगा तभी माना जाएगा कि आपका राशन मिला है। साथ में हमने वजन तोलने के लिए वेइंग मशीन जगह जगह पर रखी हैं दुकानों पर, उस मशीन से तोल करके जाएंगे। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कहीं भी इस प्रकार की कंप्लेंट मिलेगी तो हम उसकी जांच कराएंगे और कोई भी इस प्रकार का कृत्य पाया जाएगा उसे हम एक तरह से वो अक्षम्य है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, आपने अभी जैसे वुमेन रिजर्वेशन के बारे में मेंशन किया, तो जहाँ तक वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात है वो 2023 में ही पास हो चुका था। अगर विपक्ष नहीं मान रही थी तो क्यों सरकार इस बिल को 2011 सेंसस के अनुसार इम्प्लीमेंट नहीं कर देती? इसको डिलिमिटेशन से जोड़कर कहीं सरकार इसे पेंडिंग तो नहीं करना चाहती है? सर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, इसी के चलते 2023 में ये बिल पास हुआ है, दोनों सदनों में पास हुआ है। ये कांग्रेस सरकार जो लंबे समय तक रही, ये जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के नाम पर कोई काम नहीं किया, 28 वर्षों से इनको बिल को लटकाए रखना, इनका काम था लटकाना, अटकाना, भटकाना, वही करते रहे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा से बिल पास हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मानसिकता ठीक न होने के कारण से लोकसभा में बिल पेश तक नहीं करने किया गया। और जब इसका हम जानते हैं, जब हम परिसीमन नहीं करेंगे तब तक आरक्षण कैसे होगा, वो भी जानते हैं। तो जनगणना हो रही है, जनगणना के साथ में परिसीमन, और परिसीमन के बाद में जो है तब इसका आरक्षण लागू होगा। हम ऐसे डायरेक्ट आरक्षण नहीं लागू कर सकते, तो वो भी जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो व्यक्ति नाटक करता है उसको कैसे जगाएंगे? तो ये सब जानते हैं कि ये निश्चित रूप से परिसीमन समय समय होता है और परिसीमन करने के बाद ही आरक्षण लागू हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी ईमानदारी के साथ सदनों से अपील की कि आप, इसका लगता है कि क्रेडिट मोदी को मिलेगा, हम क्रेडिट विपक्ष को देना चाहते हैं, आप इसका क्रेडिट दीजिए लेकिन पास होने दीजिए। मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि हम विज्ञापन छपवा देंगे कि भाई इनके वजह से हुआ है, इन्होंने इसको किया है। लेकिन इसके बाद में भी हमारे सारे नेताओं ने जिन्होंने डिमांड किया, माने हमारे गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि आप जो कहते हो हम लिख करके देते हैं। फिर भी विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप कहें कि हम प्रधानमंत्री किसी महिला को बनाएंगे, तब भी हम मानने को तैयार नहीं है। तो इनकी मानसिकता इस प्रकार की है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की मानसिकता स्पष्ट है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर जो सर्वोच्च पद होता है उसमें भी महिला, वो भी आदिवासी महिला को देने का सम्मान जो दिया है, तो माननीय मोदी जी महिलाओं को सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो तय कर लेते हैं, निश्चित करते हैं। आज पूरे देश की महिलाएं विपक्ष से जवाब मांग रही हैं और पूछ रही हैं कि आपने क्या गुनाह किया है,
कि देश की आधी आबादी जो इतने लंबे समय से अपने अधिकार से वंचित थी, वो अधिकार को चाहती थी, आप उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, तब मुझे लगता है कि जब इस क्षेत्र में जाएंगे तो महिलाएं से जवाब मांगेंगी, इनको ढूंढने से रास्ता नहीं मिलेगा और चुनाव में दरवाजे पर जा नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सर जैसे कि पर पर्सन यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड है उसको सिर्फ 5 केजी का चावल मिलता है, तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे महीने के लिए 5 केजी चावल बहुत कम होता है? सर उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने 5 किलो फ्री राशन दिया है, विपक्ष के पेट में तो ये भी दर्द होता है, वो तो कुछ कर नहीं पाए। अब 5 किलो फ्री राशन मुझे लगता है कि देने से एक घर के किसी मुखिया की जिम्मेदारी होती है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। माने मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, पूरे 140 करोड़ के देशवासियों को अपना परिवार जन कहते हैं, संबोधन परिवार जन करके कहते हैं, और वो कहते हैं मेरे देश का कोई व्यक्ति भूखा न सोवे। तो आज प्रधानमंत्री के इस काम के कारण से देश में कोई भूखा नहीं सोता है। न मैंने एक समय देखा था जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे ज़्यादा भुखमरी से मरते थे, लेकिन आज पीएम साहब के नेतृत्व में जिस तरह से देश मजबूत भी हो रहा है, तरह तरह की स्कीम भी हम चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 5 किलो फ्री राशन जो दिया जा रहा है उससे पूरे देश भर की हमारे जो नागरिक हैं वो संतुष्ट हैं। और कई इस प्रकार का विषय आएगा तो मोदी जी देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए बढ़ चढ़कर सोचते हैं और करते हैं। तो सर ऐसा क्या वजह है कि 3 महीने का राशन एक ही महीने में सर दिया जा रहा है? कुछ ऐसा रीज़न है? नहीं, अलग अलग के स्टेट का रह सकता है यहाँ का, लेकिन हमारे यहाँ तो हर महीने राशन देने का रहता है। और हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई इस तरह का कुछ रखा हो वहाँ की सुविधा के लिए, वेदर के कारण हम जानते हैं। और जगहों पर बरसात होती है 4 महीने, लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट में बरसात होती है 6 महीने। तो वेदर के कारण हर व्यक्ति को ज़्यादा आने जाने में परेशानी ना हो, इस कारण से उनकी सुविधाओं की दृष्टि से देखा हुआ सरकार तो पूरा देती है, चाहे 1 महीने में देगी चाहे 3 महीने में देगी, तो सरकार पूरा पैसा, पूरा राशन देती है और पूरी तरह से देती रहेगी। लेकिन विपक्ष इसी कारण से परेशान है कि मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कैसे कर रहा है। सर बहुत सारे SC, ST, OBC और वीकर सेक्शन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है। स्किल डेवलपमेंट और जॉब लिंक स्कीम्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मिनिस्ट्री क्या नया इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, सोशल जस्टिस मंत्रालय, समाज कल्याण जिसे विभाग कहते हैं, अभी हमने हर वर्ष 3 दिवसीय चिंतन शिविर करते हैं। हमने कल तक चिंतन शिविर चंडीगढ़ में किया है। पूरे देश भर के सभी राज्यों के हमारे समाज कल्याण के ऑफिसर्स, हमारे वहाँ के मिनिस्टर्स, और हमने लगातार उनको ग्रुप वाइज किस किस स्टेट में क्या क्या चीज़ हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तब मैं कहूँगा कि हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, और जिनको जहाँ पर उनके स्किल के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उनके रोजगार के लिए, उनके पुनर्वास के लिए लगातार हम लोग काम करते हैं। स्कॉलरशिप से लेकर के फेलोशिप तक, यानी विदेश की पढ़ाई तक के लिए पूरा काम करते हैं, और हॉस्टल से लेकर के यानी सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन हर स्टेट की समस्याएं कई बार कई प्रकार की होती हैं, तो ये समाज कल्याण सोशल मंत्रालय, सोशल जस्टिस मंत्रालय एक दिशा में पूरी देश के अंदर चले। ये 3 दिन का हमने जो चिंतन शिविर रखा है, सभी ने अपने सुझाव दिए हैं, इसको लेकर के और बेहतर से बेहतर हम कैसे कर पाएँ। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बेहतर एग्जाम्पल हमको मिलती हैं, बेहतर अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस मिलते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। हमने PPT के माध्यम से चीज़ों को, हर स्टेट की चीज़ों को दिखाने का काम भी किया है, आपस में एक दूसरे शेयर करने का काम भी किया है। तब मैं कह सकता हूँ कि मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लगातार तेजी के साथ काम कर रहा है और सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है। सर करप्शन और लीकेजेस का वजह से वेलफेयर स्कीम्स का फुल बेनिफिट कॉमन आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। क्या आप इंडिपेंडेंट ऑडिट या फिर सोशल मॉनिटरिंग सिस्टम लाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, मॉनिटरिंग भी पूरी तरह से होती है और कोई किसी प्रकार की लीकेज न हो, इसकी चिंता केवल हमारा ही मंत्रालय नहीं, भारत सरकार के सभी मंत्रालय करते हैं। तब मैं कहूँगा कि यहाँ पर कहीं इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलती हैं, फिर भी कोई शिकायत होगी तो उसकी हम जांच कराते हैं और उन्हें पनिश करने का काम भी करते हैं। तो सर हमारे प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि हमारे यहाँ के जितने बच्चे बहुत एजुकेट रहे। तो जैसे कि फ्री एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है,
तो वो आजकल यहाँ पर इम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं किया जाता है। सरकारी स्कूल में भी बच्चों से फ़ी लिया जाता है, एडमिशन फ़ी लिया जाता है सर, उसको लेकर आप लोग का क्या राय रहेगा इस पर सर? देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल रहते हैं उनमें आपने देखा है कि लगातार जिस तरह से हमारी उच्च कोटि की शिक्षा, और हम बेटियों के लिए तो खास तौर से हम फ्री एजुकेशन देने का पूरा काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग तरह की शिक्षा रहती है, और जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए या अलग से कुछ कुछ क्लासेस की शिक्षा हम लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कहीं, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी कंप्लेंट मिलती है, कुछ भी होता है, तो मंत्रालय काम करता है। और हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है तो वो लगातार इस पर फोकस करता है। सर, सवाल ये है कि 2009 आरटी एक्ट 2009 में ऐसा लिखा गया है कि 6 से लेकर 14 इयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल के लिए 25% वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है। तो सर, अभी यहाँ में लोअर सुबनसिरी में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी बिगर कॉन्टैक्ट में देखा जाए तो ऐसा हो रहा है कि उसमें एडमिशन फ़ी चार्ज कर रहा है। तो इसमें आपका सर क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरे लिए बहुत जानकारी नहीं, आपने बताया है तो निश्चित रूप से मैं शिक्षा मंत्रालय से मैं कांटेक्ट करूंगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही तेज और बहुत ही व्यवहारिक मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ कोई भी समस्या अगर इस प्रकार की रहती है तो अपनी सरकार की होती है उसका भी समाधान करते हैं, और भारत सरकार की होती है उसके लिए फीडबैक देते हैं, उसका भी सोल्यूशन निकालने का